हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं सफ़र 16वीं सदी का। चैप्टर 7। नौकर की बातें सुनकर सिया मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा? तुम मेरे बारे में ऐसा कह भी कैसे सकते हो? होगा ये कहीं का राजकुमार, पर मैं इसके प्यार में गिर जाऊं यह इतना भी सुंदर नहीं। सिया को नौकर के साथ झगड़ते हुए देख विक्रम उन्हें बीच में रोकते हुए कहता है, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो, यह तो बस ऐसे ही मेरी बड़ाइयाँ करता फिरता है। वैसे तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। ये कहकर वह मुस्कुरा देते हैं। सिया पहले उसको देखती रहती है, फिर डांट कर कहती है, दोस्ती और तुम जैसे लड़कों से कभी नहीं। मेरी क्या मति मारी गई है कि मैं तुम जैसे प्लेबॉय के साथ दोस्ती करूंगी? राजकुमार प्लेबॉय जैसा शब्द सुनकर उसे देखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे शब्द पहली बार सुने थे। सिया अपनी बात को संभाल कर कहती है, मैं तुम जैसे आशिक मिजाज लड़के से कभी दोस्ती नहीं कर सकती। यह कहकर वह जाने लगती है। उसे जाता देख राजकुमार उसे रोकते हुए पूछते हैं, अरे कम से कम जाने से पहले अपना नाम तो बता दो। सिया जाते समय पीछे मुड़कर भी नहीं देखती और उनसे कहती है, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगे? और उसे अपना नाम बताए बिना वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद राजकुमार उसे देखते ही रह जाते हैं और अपने मन में मुस्कुराते हैं। नौकर उनके चेहरे को ध्यान से देखता है और कहता है, नहीं राजकुमार, यह लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। आप इसे देखकर क्या सोच रहे हैं? उसके बात करने का लहजा देखा आपने? बहुत घमंडी लग रही थी। राजकुमार अपने नौकर के सर पर टपली मारते हुए कहता है, तू मुंह बंद कर। मैं तो यह सोच रहा हूँ कुछ तो है इस लड़की में जो कुछ तो अलग है, और मुस्कुराने लगते हैं। इधर रणविजय अपनी पालकी में देखते हैं तो उन्हें उनके जरूरी कागजात गायब मिलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वह लड़की उसे चुराकर भागी है। तभी उसके पास एक सैनिक आता है और बताता है, राजकुमार वह लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हमने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। यह सुनकर रणविजय गुस्से से लाल पीले होने लगते हैं और सैनिक पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लोगों के रहते हुए वह लड़की यहाँ आ कैसे गई? और अब तुम लोगों को वह लड़की मिल भी नहीं रही। काम के समय क्या तुम लोग सो रहे थे? जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढो। उसने हमारी कुछ जरूरी चीज चुरा ली है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसे ढूंढना जारी रखना और जब तक वह मिल ना जाए चैन की सांस नहीं लेनी है, कहकर वह अपनी पालकी को आगे बढ़ाने की आज्ञा देते हैं। रास्ते में जाते हुए रणविजय यह सोच रहे थे कि आखिर वह लड़की कौन थी। जरूर हो ना हो वह कोई जासूस थी जो यहाँ जरूरी कागजातों की चोरी करने आई थी। अगर राजा को इस बारे में पता चला वह मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढना होगा और इस बात को छुपा कर रखना होगा कि कागजात गायब हो चुके हैं। इधर सिया छुपते छुपाते इधर उधर भटक रही होती है। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है। वह बहुत डर जाती है और पीछे घूमकर देखती है तो यह चीकू होता है। चीकू को देखकर सिया चैन की सांस लेती है और उससे कहती है, अरे तुम थे, मैं तो डर ही गई। चीकू उसे पूछता है कि मैं तुम्हारा कब से पेड़ के नीचे इंतजार कर रहा था। तुम नहीं मिली तो मैं तुम्हारी खोज में निकल गया और तुम यहाँ मिली, पर तुम किससे छुप के घूम रही हो और इतना डरी क्यों हो? सिया उसे सारी बातें बताती है। सारी बातों को सुनकर चीकू उसे बताता है कि राजकुमार विक्रम एक प्ले बॉय हैं। आए दिन उनकी कोई न कोई प्रेमिका निकल ही आती है। और तुमने जिस पालकी से खाना चुराने की कोशिश की उसमें कौन बैठा था यह मुझे नहीं पता। जरूर कोई न कोई ऊंचे पद का आदमी होगा। चलो एक बात की शांति है कि तुम सही सलामत हो। अब यह बताओ तुमने कपड़े चुराए कि नहीं? उसकी बातें सुनकर सिया को याद आता है कि उसे तो कपड़े चुराने थे। फिर वह उससे माफी मांगते हुए बताती है कि नहीं, मैं कपड़े नहीं चुरा पाई क्योंकि इतना कुछ हो गया। यह सुनकर चीकू कहता है, मुझे पता था कि तुम कपड़े चुरा नहीं पाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक कपड़ा चुरा कर ले आया हूँ। अब जल्दी से जाओ, तुम इस कपड़े को पहन लो ताकि तुम किसी की नजरों में ना आ पाओ। अपने लिए चीकू को इतनी फिक्र करते देख सिया को बहुत अच्छा लगता है और वह उसे धन्यवाद देते हुए प्यार से भाई बोल देती है। उसके मुंह से भाई शब्द सुनकर चीकू को बहुत अच्छा लगता है और वह भी उसे अपनी बहन मानने लगता है। इसके बाद वह दोनों किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकल जाते हैं।
उन दोनों के खाने की समस्या खत्म हो चुकी थी, कम से कम कुछ समय के लिए तो। उन दोनों की नई समस्या थी कि अब वो लोग रहेंगे कहाँ। जैसा कि चीकू अनाथ है, उसका तो कोई घर नहीं, वह यहीं कभी भी किसी सराय में रह जाता है तो कभी खुले आसमान के नीचे। अब उसके साथ सिया थी। एक लड़की होने के कारण वह खुले आसमान के नीचे तो नहीं रह सकती थी। वह दोनों अपने रहने का ठिकाना ढूंढ ही रहे थे कि तभी एक लड़का जो कि लगभग 8-9 साल का था, पानी में डूब रहा था। उसके आसपास कोई नहीं होता। वह बच्चा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। तभी सिया चीकू से कहती है कि उस लड़के की जान बचाओ। चीकू पानी में कूदकर उस लड़के की जान बचा लेता है। वह लड़का लगभग मर ही गया था। बड़ी मुश्किल से उसे सीपीआर देकर सिया बचा लेती है। सिया को इस तरह किसी की जान बचाते देख चीकू चौंक जाता है और कहता है, तुमने इस लड़के की जान कैसे बचाई? यह तो लगभग मर ही गया था। सिया बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने पानी में डूबे इस लड़के की जान सीपीआर देकर बचाई है। सीपीआर ये क्या होता है? चीकू हैरानी से पूछता है। सिया बताती है कि इस प्रक्रिया को सीपीआर कहते हैं। इसमें उन लोगों की जान बचाई जा सकती है जिनकी धड़कन लगभग रुक चुकी है, पर उसी समय लोगों को इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन इलाज मिल जाए तो। वह इतना ही कह पाई थी कि तभी चीकू कहता है, अरे वाह, तुम डॉक्टर हो, मुझे तो पता ही नहीं था। चीकू कहकर मुस्कुराता है। तभी उस लड़के को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और वह अपनी आंखें खोलता है। तभी उस लड़के के माता पिता भी उस जगह पर आ जाते हैं। अपने बच्चे को इस हालात में देखकर वह दोनों रोने लगते हैं और सिया और चीकू को धन्यवाद देने लगते हैं। सिया उन लोगों से कहती है, आप लोग इतने छोटे बच्चे को पानी के किनारे कैसे छोड़ सकते हैं? वह लोग बताते हैं कि दरअसल हम लोग पास के ही खेत में काम कर रहे थे और हमारा बच्चा यहाँ तक आ गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। कुछ देर बाद वह लोग सिया से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी चीकू बीच में कूद पड़ता है और बताता है, दरअसल हम लोग इस गांव में नए हैं और हम काम की तलाश में हैं और साथ ही रहने की भी तलाश कर रहे हैं, पर अभी तक हमारे रहने का कोई इंतजाम नहीं हुआ। चीकू की बातें सुनकर वह लोग चीकू और सिया को अपने यहाँ रुकने का कहते हैं ताकि वह उसका धन्यवाद अच्छे से कर सके। सिया पहले तो हिचकिचाना चाहती थी, लेकिन चीकू ने हाँ कह दिया था। अब उनके रहने की परेशानी भी हल हो चुकी थी। उनके घर पहुंचकर सिया देखती है कि उनका घर एक छोटी सी झोपड़ी जैसा, जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं, बिस्तर के नाम पर धान का पुआल बिछी हुई थी। ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं था। चूल्हा भी लगभग 2 दिन से ठंडा पड़ा था। घर में एक 16-17 साल की लड़की, जो कि उनकी बेटी थी, अपना मुंह छिपाए सभी काम कर रही थी। अपने माता पिता को आता देख दौड़कर जाकर एक छोटी सी कुल्हड़ में पानी लेकर आती है। सिया और चीकू के बारे में पूछने पर उसके माता पिता उन्हें सारी बातें बताते हैं। वह उन लोगों को धन्यवाद करती है और अपना नाम लक्ष्मी बताती है। फिर वह उन लोगों के लिए पानी और कुछ गुड़ की डालियां लेकर आती है। अब अगला कदम क्या होगा सिया का, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन स्टोरी सोनिक पर। चैप्टर 8। सिया और चीकू को पानी पिलाकर उन लोगों को बैठने के लिए कहा जाता है। अब तक रात करीब 7 बज चुके थे। लक्ष्मी धीरे से अपनी माँ को एक कोने में बुलाती है और उनसे पूछती है, माँ, आज खाने में क्या बनाऊं? 2 दिन से घर में कुछ भी नहीं बना। हम लोग तो खुद पानी पीकर दिन गुजार रहे हैं, पर अब यह लोग यहाँ आए हैं और हमारे मेहमान हैं। हम अपने मेहमानों को क्या खिलाएंगे? घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। माँ बताती है, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। वह अपने पति से इशारा करके बाहर बुलाती है और अपने पति को बनिया की दुकान से कुछ राशन उधार लाने के लिए कहती है। आधे घंटे बाद उनके पति मुंह लटकाए घर आते हैं और अपनी पत्नी के पूछने पर बताते हैं कि बनियानी ने राशन देने से मना कर दिया और पुरानी उधारी चुकाने के लिए कहा है। अब उनकी पत्नी परेशान हो जाती है कि वह मेहमानों को क्या खिलाएगी। सिया उन लोगों का लटका हुआ मुंह देखकर पूछती है, काकी क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से बैठो, हम अभी खाने का इंतजाम करते हैं। काकी मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए बोलती हैं। फिर पड़ोस में जाकर अपनी पड़ोसन से कुछ खाना
मांग लाती है और सिया और चीकू को परोस देती है। काकी, आप लोग नहीं खाएंगे? आइए हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। काकी हिचकिचाते हुए कहती है, आप लोग खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। चीकू जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। चीकू को खाना खाते देख वह बच्चा जिसका नाम सोनू है ललचाए भरी नजरों से देखता है। वह अपने होठों पर जीभ फिराते हुए चीकू को घूरता है। सिया की उस बच्चे पर नजर पड़ती है तो वह उसे खाने के लिए बुलाती है, पर उसकी माँ उसे रोक देती है और सिया से कहती है, बेटा पहले तुम खा लो, हम लोग तो बाद में भी खा लेंगे। जी काकी कहकर सिया खाना खाने लगती है। सिया और चीकू का खाना हो जाने के बाद वह लोग उनके लिए पुआल बिछा देते हैं ताकि वह दोनों सो सके। चीकू तो बिस्तर पर गिरते ही खर्राटे मारने लगता है। सिया भी अपने बिछावन पर लेट जाती है। कुछ देर बाद उन दोनों को सोता देख सोनू पूछता है, माँ अब हम लोग भी खाना खा सकते हैं? 2 दिन हो गया हमने कुछ नहीं खाया, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे भी खाना लाकर दो ना। माँ कहती है, खाना कहाँ से लाऊं बेटा, सारा खाना खत्म हो गया। मैंने पास की पड़ोसन से मांगकर इन लोगों के लिए खाना लाया था, पर अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। तुम्हें आज भी पानी पीकर ही सोना होगा। यह सुनकर सोनू रोने लगता है और पानी पीकर सोने के लिए जाता है। उन लोगों की बातें सिया सुन रही होती है क्योंकि वह अभी सोई नहीं थी। उन लोगों की गरीबी और दुख देखकर सिया को बहुत बुरा लगता है। वह उठकर अपने बैग के पास जाती है और उसमें से कुछ खाने के लिए निकालने लगती है। उसके हाथ में कुछ फल और मिठाइयाँ होती हैं जो कि उसने रणविजय की पालकी से चुराई थी। वह मिठाइयाँ और फलों को सोनू को दे देती है और अपनी बहन और माता पिता के साथ बैठकर खाने के लिए कहती है। सोनू फलों और मिठाइयों को देखकर बहुत खुश होता है, पर उसके माता पिता इन फलों और मिठाइयों को लेने से मना कर देते हैं, यह कहकर कि वह मेहमानों से कुछ नहीं ले सकते। लेकिन सिया उन लोगों को यह कहकर मनाने लगती है कि वह यह सब फ्री में नहीं दे रही, बल्कि यह रहने का किराया दे रही है। सिया के काफी आग्रह करने के बाद वह लोग मान जाते हैं और उन फल मिठाइयों को ले लेते हैं। सोनू फल और मिठाइयों को ऐसे खाता है जैसे कि उसे स्वर्ग मिल गया हो। उसके चेहरे की हंसी और खुशी को देखकर सिया को भी आनंद मिलता है। फिर वह अपने बिस्तर पर लेट जाती है और मन ही मन यह सोचने लगती है कि यह लोग कितने गरीब हैं, फिर भी इनका दिल इतना अमीर है। मेरे समय में तो लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं। वहाँ हर कोई किसी को कुछ देने के बजाय सिर्फ हड़पना जानता है। पर मुझे ज्यादा दिन तक इन लोगों के पास नहीं रहना चाहिए क्योंकि यह लोग तो खुद ही अपनी परेशानियों से परेशान हैं। अगले दिन वह चीकू से इस बारे में बात करती है कि उन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। सिया की बातें सुनकर चीकू कहता है, अगर वह यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? मैं तो लड़का हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे भी रह लूँगा, पर तुम्हारे लिए खुले आसमान के नीचे रहना खतरे से खाली नहीं, और हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं। यहाँ किसके पास रहेंगे? अनजान लोगों के बीच रहने से अच्छा है कि इन भले लोगों के बीच रहे। सिया को भी चीकू की बातें सही लगती है, पर वह इन लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए वह जब तक यहाँ है कुछ न कुछ काम ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे उस समय के हिसाब से कोई भी काम नहीं आता। तभी उसकी नज़र लक्ष्मी पर पड़ती है जो अपना चेहरा छुपाकर काम कर रही होती है। सिया उससे पूछती है कि तुम अपना चेहरा छुपाकर क्यों रखती हो? फिर लक्ष्मी सिया को अपना चेहरा दिखाती है जो कि एक तरफ से दागों से भरा हुआ था। सिया के पूछने पर वह बताती है कि बचपन में जब वह छोटी थी तो उसे चेचक की बीमारी हो गई थी, जिस कारण उसका आधा चेहरा दाग से भर चुका है और इस कारण वह बदसूरत दिखती है। इस गांव में आमतौर पर 14-15 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है, लेकिन इस दाग के कारण लक्ष्मी 17 साल की हो गई, पर उसकी शादी अभी तक नहीं हुई। उसके परिवार की परेशानियों का कारण भी यही है। वह अपने आप को बहुत बदकिस्मत समझती है। सिया यह जानकर हैरान रहती है कि 14-15 साल की लड़कियों की शादी कैसे हो सकती है, पर वह इन लोगों की रस्मों का भी सम्मान करती है, इसलिए वह कुछ नहीं कहती। लक्ष्मी अपनी बातें पूरी करके रोने लगती है। सिया उसे चुप कराते हुए कहती है कि तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वह उससे पूछने लगती है कि वह कुछ काम करना चाहती है, वह क्या क्या काम कर सकती है। लक्ष्मी बताती है, आपको जिस काम में दिलचस्पी है आप वह काम कर सकती हैं।
यदि आप कपड़ों का व्यापार करना चाहती हैं तो उसके लिए आपके पास धन होना चाहिए। सिया मन ही मन कहती है, मेरे पास धन ही तो नहीं है। फिर वह बाजार घूमने के लिए निकल जाती है ताकि उसे कुछ काम मिल सके। वह पूरे बाजार घूमकर आने लगती है। वह अपना दिमाग बहुत लगाती है पर उसे कोई काम अपने लायक नहीं मिलता। अब क्या करेगी सिया? उन लोगों की मदद करने के लिए जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 9। पूरे बाजार घूमने के बाद भी सिया को अपने लायक ऐसा कोई काम नहीं दिखता जिसे वह कर सके। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने बैग में हाथ डालकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगती है। तभी उसे एक नूडल का पैकेट दिखता है। वह अपनी बोतल से गर्म पानी निकालती है क्योंकि वह नई जगह आने के कारण अपने पास हमेशा गर्म पानी की बोतल रखती थी ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। बहुत गर्म पानी को नूडल्स में डालकर उसे बनाकर खाने लगती है। चीकू भी उसके पास था। वह सिया को नूडल खाता देख हैरान हो जाता है। वह उससे पूछता है, यह क्या चीज है? तुम यह क्या खा रही हो? दिखने में तो बहुत अजीब लेकिन स्वादिष्ट लग रहा है। सिया उसे भी खाने के लिए देती है। वह पहले तो नूडल को हैरत से चारों तरफ से देखने लगता है, फिर धीरे से अपने मुंह में डालता है। उस नूडल के स्वाद से उसके चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। जब सिया उससे पूछ रही थी कि तुम्हें कैसा लगा, चीकू एक लंबी गहरी सांस लेकर बताता है, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है और मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं खाई। यहाँ तक कि मैंने ऐसी चीज कभी देखी भी नहीं। यह मेरे लिए काफी नया अनुभव है। क्या यह तुम्हारे समय की चीज है? सिया उसे बताती है, यह इंस्टेंट नूडल है। यह हमारे समय का एक छोटा मोटा नाश्ता है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह कहती है, मिल गया आइडिया। वह अपने हाथों से नूडल्स बनाकर एक दुकान लगाएगी और उसे बेचेगी। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक दुकान लगा सके। सिया को एक आइडिया आता है। वह अपने हाथों में पहने हुए ब्रेसलेट को बेचने की कोशिश करती है। दुकानदार उसके ब्रेसलेट को लेकर चारों तरफ से घुमा घुमा कर देखता है। वह उसे चमकती हुई अच्छी चीज लगती है लेकिन उसके इतने दाम नहीं दे सकता जिससे सिया का काम हो सके। वह उसे बहुत छोटी सी ही मात्रा में धन देता है। सिया मजबूरी में उस ब्रेसलेट को बेच देती है पर अब वह सोचती है कि वह क्या चीज बेचे जिससे उसकी पैसों की कमी दूर हो सके। तभी उसकी नज़र अपने बैग में पड़े एक घड़ी पर पड़ती है। वह इस घड़ी को अपने हाथों में लेकर बहुत भावुक हो जाती है। चीकू उस चीज को देखकर हैरानी से पूछता है, तुम इस चीज को अपने हाथों में लेकर इतनी भावुक क्यों हो गई? वैसे यह चमकने वाली चीज क्या है? सिया बताती है, यह हमारे समय की घड़ी है जिससे हम समय को देख सकते हैं। मैं इसके लिए भावुक इसलिए हो गई हूँ क्योंकि यह मेरे पिता की आखिरी निशानी है। मुझे तो होश भी नहीं कि मेरे पिता कैसे दिखते थे। मैं तब बहुत छोटी थी जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन उनकी वह घड़ी मेरे पास हमेशा रहती थी जिससे मुझे एहसास हो सके कि मेरे माता पिता आज भी मेरे साथ हैं। लेकिन अब मेरे पास इस घड़ी को गिरवी रखने के अलावा कोई और चारा नहीं है। चीकू भी सिया की भावनाओं को समझ सकता था लेकिन पैसे उसके पास भी नहीं थे जो वह सिया की मदद कर सके। सिया उस घड़ी को लेकर एक मोटे लाला के पास जाती है और उसके पास उस घड़ी को गिरवी रख देती है, लेकिन उस लाला से कहती है, तुम इस घड़ी को बेचना मत। मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे सारे पैसे चुकाकर इस घड़ी को छुड़ा लूंगी। वह इस घड़ी के बदले सिया को बहुत सारे पैसे देता है। इतने पैसे से वह बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पता है यह पैसे उसकी दुकान के लिए काफी हैं। सिया के जाने के बाद वह मोटा लाला एक क्रीपी सी स्माइल देता है जैसे कि उसके मन में कुछ चल रहा हो। घर वापस आकर सिया कुछ मैदे को लेकर नूडल बनाने की कोशिश करती है। कुछ घंटों बाद वह नूडल तो आसानी से बना लेती है पर अब मसाले की जरूरत थी। वह घर के कुछ मसालों के साथ मसाला तैयार कर लेती है। सोया सॉस और विनेगर के लिए उसके पास कुछ आइडिया नहीं था। वह सर पकड़कर बैठ जाती है, अरे मुझे तो सोया सॉस और विनेगर बनाना ही नहीं आता। अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत की है, सब बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान, आप ही मेरी मदद कीजिए। मैं एक नेक काम करना चाहती हूँ इन लोगों की मदद करके। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। सिया के मोबाइल फोन से अचानक अलार्म बजने लगता है जो वह अपनी पढ़ाई के लिए लगाकर रखती थी। अलार्म की आवाज़ सुनकर सिया डर जाती है। फिर वह अपना फ़ोन निकालती है और अलार्म को बंद करती है। वह देखती है उसका फ़ोन अभी भी काम कर रहा है।
वह मुस्कुराकर कहती है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि फ़ोन पानी में गिरने के बाद भी खराब नहीं हुआ। काश यह तरक्की इस समय में भी हो जाती तो मुझे इतनी मुसीबत न होती। तभी उसके फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशन आने लगते हैं। सिया यह देखकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इस समय में भी उसका इंटरनेट बहुत अच्छे से चल रहा है, वह भी बिना नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन के। ऐसा होना इम्पॉसिबल है। लेकिन सिया जब ध्यान से देखती है तो यह कोई सपना नहीं था। सच में उसके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छे से चल रहा था। सिया खुद से बड़बड़ाने लगती है और कहती है, हे भगवान, यह मैं क्या देख रही हूँ? क्या यह कोई चमत्कार है? अरे हाँ, यह तो चमत्कार ही है, क्योंकि इतने दिनों से पानी में रहने के बाद भी फ़ोन खराब नहीं हुआ। इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और तो और बिना चार्ज किए यह फ़ोन इतने दिनों तक कैसे चल सकता है? वह आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से कहती है, अच्छा तो अब समझी, मुझे यहाँ फंसाने का प्लान था आप लोगों का, और आप लोग ऊपर से मेरी मदद भी कर रहे हैं। अगर यह कोई चैलेंज है तो मुझे भी ये चैलेंज एक्सेप्ट है। थैंक यू मम्मी पापा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जहाँ कहीं भी हो मेरी मदद कर रहे हो और मुझे देख रहे हो। आज तक मैं तो सिर्फ महसूस करती थी, पर आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप लोग हमेशा मेरे साथ हैं। अब सिया की आधी परेशानी हल हो चुकी थी। वह जल्द से जल्द YouTube चैनल लगाकर उस पर सोया सॉस, नूडल्स और मसालों को बनाने का तरीका समझती है। आगे क्या होगा सिया का, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।